नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश चतुर्वेदी प्रज्ञा अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। आज राजनीति विज्ञान की इस क्लास में हम पढ़ेंगे न्यायपालिका और सर्वोच्च न्यायालय का गठन। दोस्तों, सर्वप्रथम हम देखते हैं कि भारत में जो न्यायिक व्यवस्था है, उस न्यायिक व्यवस्था का अगर प्राचीन काल से ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो पंचायत न्याय, कई प्रकार की न्याय व्यवस्थाएं मौजूद थी, लेकिन हमें आज जो मुख्य टॉपिक है हमारा सर्वोच्च न्यायालय के गठन तक पहुंचना है। इसलिए हम प्रारंभ कर रहे हैं न्यायपालिका की संरचना से। तो भारतीय जो न्याय व्यवस्था की संरचना है वह है पिरामिड आकार की संरचना। भारतीय न्यायपालिका की संरचना को पिरामिड आकार की संरचना कह सकते हैं, जिसमें शिखर पर होता है सर्वोच्च न्यायालय। इसके बाद में आते हैं उच्च न्यायालय। और वर्तमान में इनकी संख्या है 25। इसके बाद में हम देखते हैं जिला न्यायालय और मुंसिफ न्यायालय। और सबसे नीचे आते हैं अधीनस्थ न्यायालय। तो ये जो पिरामिड आकार की हमारी न्याय प्रणाली है, न्यायपालिका की संरचना है, इसमें जो टॉप पे सर्वोच्च न्यायालय है। और दोस्तों, ये सर्वोच्च न्यायालय ही भारतीय न्याय व्यवस्था की रीढ़ और सारे न्यायालय इसी के अधीनस्थ होकर कार्य करते हैं। तो अब हम चलते हैं सर्वोच्च न्यायालय के गठन की ओर। आखिर इसका गठन किस प्रकार से होता है? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुई थी। और ये 1950 में जब स्थापना हुई तो एक तरह से 1935 के जो फेडरल कोड था, इंडियन फेडरल कोड, भारतीय संघीय न्यायालय, भारतीय संघीय न्यायालय के स्थान पर या इसको सर्वोच्च न्यायालय के रूप में नाम दिया गया 1950। और तभी से यह भारतीय न्याय व्यवस्था के शिखर पर अपना जो कार्य कर रहा है। अगर इनकी हम देखें सदस्य संख्या, गठन और संरचना एवं गठन देखते सर्वोच्च न्यायालय के संरचना एवं गठन। तो प्रारंभ में इसकी सदस्य संख्या थी 7 + 1 = 8, लेकिन वर्तमान में कम ज्यादा होती रही और आज की स्थिति ये है, वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या है 33 + 1 = 34। और ये हुई है 2019 में। पहले 2019 से पहले सर्वोच्च न्यायालय की सदस्य संख्या 31 थी, जिसको बढ़ाकर 2019 में 34 कर दी गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। इसके बाद में इनकी जो नियुक्ति है,
वर्तमान में 34 सदस्य है। अब नियुक्ति किस प्रकार से होती है? देखिए, नियुक्ति के लिए एक व्यवस्था है जिसे कहते हैं कॉलेजियम। कॉलेजियम व्यवस्था द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है और ये राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। कॉलेजियम व्यवस्था रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को। इस प्रकार जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब ये कॉलेजियम व्यवस्था क्या है? देखिए, कॉलेजियम व्यवस्था में कुल 5 न्यायाधीश होते हैं। 5 न्यायाधीश, और ये 5 न्यायाधीश इस प्रकार होते हैं। एक होता है मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, और 4 होते हैं अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश। अन्य वरिष्ठ यह 5 सदस्यीय जो नियुक्ति मंडल या रिपोर्ट करने वाला जो व्यवस्था है कॉलेजियम व्यवस्था, यह भी बहुमत के आधार पर निर्णय करती है। अर्थात CJI का कोई अलग मत नहीं होता है। इन 5 में से जिसको बहुमत मिलता है उसी न्यायाधीश का चयन जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किया जाता है और इसकी रिपोर्ट जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति इन सदस्यों की नियुक्ति करता है। अब प्रश्न आता है कि कैसे लोग होते हैं जो इसके पात्र होते हैं या जिनको चुना जाए? तो इसमें उच्च न्यायालयों के वरिष्ठ न्यायाधीश, इनके अलावा वरिष्ठतम अधिवक्ता और एक तीसरी जो पॉइंट महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति की नजर में प्रख्यात विधिवेत्ता। ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के पात्र होते हैं और इन सभी का जो कार्यकाल होता है वह होता है 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर या त्यागपत्र द्वारा। इसके अलावा इनको पद से हटाने की एक और जो विधि है वह है महाभियोग जैसी विधि। महाभियोग जैसी कहेंगे क्योंकि महाभियोग राष्ट्रपति पर आता है, उसी प्रकार की विधि महाभियोग जैसी विधि द्वारा इसे हटाया जा सकता है। ये महाभियोग इस पर लगता है साबित कदाचार, भ्रष्टाचार के आरोप या ऐसा निंदनीय कार्य जो पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। ऐसा होने पर संसद के किसी भी सदन पर इस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। इसकी सूचना 14 दिन पूर्व न्यायाधीश को देनी पड़ती है और उसके बाद में जो न्यायाधीश है वो अपने पक्ष भी सदन में रख सकता है।
दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित हो जाने पर इसे पद से हटाया जा सकता है। अब आगे हम देखते हैं अगला जो हमारा विषय होगा वो इसी में होगा कि न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हम 4 भागों में बांटेंगे। इसके कार्यों को अगर देखें तो सूची लंबी, लेकिन कक्षा 12 के जो हम टॉपिक ले रहे हैं उस अनुरूप में सूक्ष्म में इसको बड़ा ज्यादा विस्तार से नहीं बताना, इसलिए हम इसको 4 भागों में बांटेंगे और इसको कहेंगे मौलिक क्षेत्राधिकार, दूसरा है रिट संबंधी अधिकार क्षेत्राधिकार, तीसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार और चौथा है सलाहकार। तो सबसे पहले देखिए मौलिक क्षेत्राधिकार। तो सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में जो मुख्य बातें आती हैं वो है 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, इसके अलावा केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद। अब आते हैं रिट संबंधी क्षेत्राधिकार में। तो जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो मौलिक अधिकारों के हनन पर कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के हनन के विरुद्ध सीधे सर्वोच्च न्यायालय तक जा सकता है और अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। इसके बाद चलते हैं हम अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है कि अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय अपने सभी अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध अपील सुन सकता है, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया होती है। यह सीधे अपील नहीं की जा सकती, स्टेप बाय स्टेप होते हैं। जिला न्यायालय से उच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालयों से सर्वोच्च न्यायालय अपील की जा सकती है। तो इसमें अपीलीय क्षेत्राधिकार में हम कह सकते हैं कि यह अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध अपील की सुनवाई करता है। अब चौथा इसका क्षेत्राधिकार आता है, वह आता है सलाहकारी क्षेत्राधिकार या परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। यदि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले
किसी विषय पर, संवैधानिक विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगे तो सर्वोच्च न्यायालय सलाह दे सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य नहीं और न ही जो राष्ट्रपति है सर्वोच्च न्यायालय की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। अर्थात राष्ट्रपति के कहने पर, राष्ट्रपति के मांगे जाने पर सलाह दे सकता है। परंतु ध्यान रहे कि राष्ट्रपति सलाह मांगने के लिए बाध्य नहीं है और न ही सर्वोच्च न्यायालय इस प्रकार की किसी सलाह देने के लिए बाध्य है। और अगर हम बात करें आज के इस टॉपिक की, तो ये टॉपिक मैंने कक्षा 12 के लेवल से पढ़ाया है। इसमें अभी काफी गुंजाइश है, इसका और भी अधिक विस्तार हो सकता है और अगले आने वाले वीडियो में हम इन टॉपिकों को और विस्तार से पढ़ाएंगे। धन्यवाद।